हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रजातंत्र और कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करेंगे और ये सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। जिसमें पहला है कि नागरिक समाज उपयुक्त तो नाम है, तो यह लोकतांत्रिक तथा क्रियात्मक समाज का नाम है नागरिक समाज। तो जो नागरिक समाज होता है यह स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं की समग्रता से बना एक संगठन होता है। जो नागरिक समाज होता है ये विधि के शासन को आधार बनाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और जो नागरिक समाज है इसका विचार भी लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज से जुड़ा हुआ है, और इसमें सामाजिक विचारों की बहुलता का समर्थन किया। किसने? नागरिक समाज ने। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनेक उपकरण हैं, इनमें से दो सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण कौन से हैं? तो हो जाएगा जनमत संग्रह तथा आरंभिक। निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी लोकतांत्रिकरण की तीसरी लहर की संकल्पना से संबंधित है? तो ये है सैमुअल पी हंटिंगटन। हंटिंगटन की बुक याद रखिएगा, इन द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 12th सेंचुरी, 1991 में प्रकाशित होती है। ठीक है, और इसी में इन्होंने हंटिंगटन ने लोकतंत्रीकरण के चरणों का उल्लेख किया है। प्रजातंत्र की सफलता का निम्नलिखित में से किस अधिकार पर निर्भर करती है? तो जो प्रजातंत्र की सफलता है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है राजनीतिक कार्यकलाप में मनुष्य एक असीम और अथाह समुद्र में तैरते रहता है। वहाँ ना बचाव के लिए कोई बंदरगाह होता है, ना ही लंगर, ना ही कोई था, ना ही कोई प्रारंभिक स्थान होता है, और ना ही कोई निर्धारित गंतव्य होता है। यह उद्यम है समतुलन में तैरते रहना। समुद्र जो है ये मित्र और शत्रु दोनों होता है। यह कथन किसका है? तो ये है किसका? ऑक्सफोर्ड का। किसका कथन है? ऑक्सफोर्ड का है। तो इसमें एक टर्म याद रखिएगा, जो समुद्र है वो मित्र और शत्रु दोनों होता है। ठीक है, तो समुद्र या मित्र और शत्रु दोनों होता है। यहाँ पे भी शत्रु है, यहाँ पे है शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट। तो बस याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विमर्शी मतलब कि विचरणात्मक लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? डेविड मिलर, जोशुआ कोहेन, जे ड्राइसेक तो संबंधित है विमर्शी लोकतंत्र से, लेकिन जॉन रॉल्स या विमर्शी लोकतंत्र से नहीं संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? तो हो जाएंगे E.W. नीशे। बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। तो एलेक्स डी टॉकविले, रूसो और मिल, ये लोकतंत्र के सिद्धांतकार है। कौन है? टॉकविले, रूसो तथा मिल। टॉकविले, रूसो तथा मिल। ठीक है, और जो फ्रेडरिक नीत्शे हैं इन्होंने लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं दिया। नीत्शे की बात करें तो जर्मन दार्शनिक हैं, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक और अस्तित्ववाद और परिघटनामूलक चिंतन के विकास में नीत्शे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसने कहा था कि यूनान ने एक एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया है और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया है। ये कहा था गैटल ने। तो गैटल क्या कहते हैं कि जो यूनान है उसने एकता विहीन, ठीक है, जिसमें एकता नहीं हो ऐसे लोकतंत्र को विकसित किया है, और जो रोम था उसने एकता और जो रोम था उसने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया है। तो हो जाएंगे गैटल। और गार्नर का कथन है कि जो राजनीति विज्ञान है इसका आरंभ और अंत दोनों ही राज्य से होते हैं। किसमें कहा है? इन्होंने अपनी बुक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा है। निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है? तो जाएंगे फ्रांसिस फुकुयामा। कौन है? फ्रांसिस फुकुयामा। इन्होंने जो उदारवादी प्रजातंत्र है उसकी विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया। इनकी बुक याद रखिएगा, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। जो पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं वो टीजीटी में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इनको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? तो इसमें हो जाएगा संघात्मक संरचना। तो जो जनमत संग्रह होता है, वापस बुलाना, ये सभी प्लेबीसाइट, ये सभी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के आवश्यक रूप होते हैं, लेकिन जो संघात्मक संरचना होती है संघीय शासन की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है कथन दिया है कि हम एक प्रकार से इतिहास के अंत के साक्षी रहे हैं। हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं अभी। मतलब क्या है इसका कि जो मानव जाति है उसके वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। यह विचार किसका? यह है फ्रांसिस फुकुयामा का। तो जो इतिहास के अंत के साक्षी रहे, इतिहास के अंत की बात करते कौन? फुकुयामा। तो यहाँ से ये टर्म याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रत्यायोजित लोकतंत्र के विचार को प्रस्तुत किया है? हो जाएंगे गुलेरमा ओ डोनेल। प्रत्यायोजित है, प्रत्यायोजित लोकतंत्र, तो योजित गुलेरमा ओडेनल, ओडेनल प्रत्यायोजित। ठीक है,
लोकतंत्र के दो विपरीत मॉडल, प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र। इनको क्या कहते हैं? तो प्रक्रियात्मक को औपचारिक तथा वास्तविक लोकतंत्र को अनौपचारिक कहते हैं। पिछले 1 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो ये हो जाएंगे रूसो। लोकतंत्र की स्थापना के संबंध में राज्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये तर्क किसका है? तो ये है नीरजा जयल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने निगमित लोकतंत्र के आधार के रूप में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है और वयस्क मतदान है इनके बारे में बात करी है? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। किसकी बात करते हैं? निगमित लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है जैक्सोनियन डेमोक्रेसी, मतलब कि जो लोकतंत्र है यह किस देश से संबंधित है? यह शब्द ये संबंधित है यूएसए से। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य, यह शास्त्रीय उदारवाद के निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम था? तो ये सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तन का परिणाम था। नेक्स्ट है जो कल्याणकारी राज्य है इसके लिए जो सकारात्मक उदारवाद था इसका औचित्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो कल्याणकारी राज्य है इसके लिए जो सकारात्मक उदारवाद है यह व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा स्वायत्ता को बढ़ाता है, यह विभिन्न वर्गों के बीच अधिक समानता लाता है तथा यह सामाजिक न्याय भी प्रदान करता है। तो इसके तीनों ही कथन सही है। ये D+B PGT में आया है। और जो ब्रिटेन है उसको कल्याणकारी राज्य का घर मानते हैं क्योंकि विलियम बेवरिज इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 1943 में। इसमें इन्होंने 5 बुराइयों के समापन के लिए राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप का समर्थन किया था। और 5 बुराइयां कौन कौन सी हैं? ये एक है अभाव, दूसरा है रोग, अज्ञानता, दरिद्रता तथा बेकारी। ठीक है। और जो विलियम बेवरिज है इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। बेवरिज की रिपोर्ट को किसने विमर्शी लोकतंत्र मतलब कि डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्दावली को गढ़ा था? तो हो जाएंगे जोसेफ बिसेट। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है जो कल्याणकारी राज्य है इसके द्वारा नागरिकों को न्यूनतम किस चीज़ की गारंटी दी जानी चाहिए? तो ये जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो वर्तमान कल्याणकारी राज्य है वह बन गया है जिसे अधिकतम राज्य मतलब कि मैक्सिमम स्टेट कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि ऐसा लगता है कि जो उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण इसी के कारण कल्याणकारी राज्य का अंत हो सकता है। ऐसा नहीं है। कारण बिल्कुल गलत है लेकिन ये कथन सही है। नेक्स्ट है इनमें से किस व्यक्तित्व ने कहा था कि लोकतांत्रिक सरकारों को न्याय और अधिकार से संबंधित मतभेदों का सम्मान करने के लिए समझौता शामिल करना चाहिए? तो हो जाएंगे बार्टन जी बैक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो राज्य होता है इसका उद्देश्य न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना है बल्कि सामान्य हितों की सेवा करना और कल्याणकारी सेवाएं करना भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य मतलब कि वेलफेयर स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है? ये किया गया सिटीजन एंड चर्चमैन में। नेक्स्ट है किसने कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद तो दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है? ये कहा गया था हॉफमैन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के राज्य की प्रकृति संबंधी विचार से संगत नहीं है? राज्य जो है ये सभी के हित के लिए है, यही मार्क्स के राज्य की प्रकृति से नहीं संबंधित है। तो मार्क्स के राज्य की प्रकृति कहता है कि राज्य सभी के लिए हित के लिए नहीं है, या राज्य जो है ये बहुतों की कीमत पर कुछ के हितों को बढ़ावा देता है, और राज्य जो है ये बुर्जुआ वर्ग का पारस्परिक बीमा समझौता भी है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ये आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है, सामाजिक सुरक्षा तथा राजनीतिक सुरक्षा तीनों से संबंधित है कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? तो ये है ग्रीन, DH ग्रीन। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सैद्धांतिक स्रोत क्या है? तो ये मार्क्सोत्तर संशोधनवादी मिल, ग्रीन तथा लास्की और ब्रिटिश समाजवादी विचारक ये सभी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक स्रोत हैं। नेक्स्ट है एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो राज्य है व्यक्ति का पूर्वगामी है। बिल्कुल सही है। मतलब कि व्यक्ति से पहले कौन आता है? राज्य आता है। कारण कह रहा है क्योंकि जो राज्य है, राज्य के बाहर रहने वाला मनुष्य पशु या फिर देवता होता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही तो है, लेकिन जो राज्य के बाहर रहने वाला मनुष्य है ये पशु या देवता होता है, इसीलिए राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ऐसा नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही तो है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। निम्नलिखित में से कौन एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है? तो जो जनसंख्या की अधिकता होना यह कल्याणकारी मतलब कि वेलफेयर स्टेट की प्राप्ति में बाधक होता है। किसने कहा था कि जो राज्य का स्वरूप है यह मूलतः एक निगम है? तो ये कहा गया था मैकाइवर के द्वारा। मैकाइवर यूपी TGT PGT के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य यह लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है? ये कहा गया था पिटमैन के द्वारा। नेक्स्ट है किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य धारणा से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर आकर्षित किया है? तो ये है लास्की।
नेक्स्ट है राष्ट्र राज्य की अवधारणा निम्न कारकों में से किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है? तो ये पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन तथा वाणिज्यिक क्रांति का प्रतिफल है। और 14th सेंचुरी में पुनर्जागरण आंदोलन इटली में शुरू होता है और पूरे यूरोप में फैलता है। इसी के परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन भी शुरू होता है। इसके बाद वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास आते हैं और इसी ने वाणिज्यिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया था किसने? तो ये किया था रोज़क्रांस ने। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया। बिल्कुल सही है। कारण यह है कि कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। बिल्कुल सही है कारण भी, लेकिन इसीलिए वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल किया है ऐसा नहीं है। तो कथन और कारण सही तो है, लेकिन जो कारण है ये कथन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम राजनीतिक चिंतक थे जिसने हमारा ध्यान एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकर्षित किया था? तो ये हो जाएंगे एच जे लास्की। निम्नलिखित में से किसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है? तो जो अराजकतावाद है इसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है। श्रेणी समाजवाद, फेबियन समाजवाद तथा श्रम संघवाद, इन तीनों के पास राज्य के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है किसका? तो ये उदारवाद तथा समाजवाद का मिश्रण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नहीं है? तो जो राष्ट्र संघ है वो राज्य नहीं है। नेक्स्ट है कल्याणकारी सिद्धांत किसमें विश्वास करता है? तो कल्याणकारी जो थ्योरी है यह कहता है कि राज्य क्या है? राज्य एक माध्यम है। नेक्स्ट है राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ये किया गया था मैकियावेली के द्वारा, और मैकियावेली को ही आधुनिक राजनीति का जनक कहते हैं। निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? यह है संप्रभुता। इन दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आधुनिक युग में जो पुलिस राज्य है इसकी अवधारणा पुरानी पड़ गई है। इसका कारण क्या है? ये हो गया है क्यों? क्योंकि जो कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है इसीलिए पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी हो गई है। इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन ने किस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था? तो उन्होंने प्रकट किया था कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो कि अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह लास्की का कथन है। सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ है? तो यह हुआ है रूसो के साथ। नेक्स्ट है जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ठीक है, तो जनतंत्र क्या है? ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह किसने कहा था? यह कहा था जॉन सीले ने। नेक्स्ट है किसने सबसे पहले भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग किया था? तो यह किया था रजनी कोठारी जी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया है? तो ये हो जाएंगे R.A. डहल। और डहल की प्रसिद्ध रचना याद रखिएगा डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, और इसी के साथ हु गवर्न्स। ठीक है, ये इन दोनों में सत्ता के बहुलवादी स्वरूप की चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी या किसकी रचना है? तो ये कार्ल जे फ्रेडरिक की रचना है। फ्रेडरिक डेमोक्रेसी तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो शक्ति है ये भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति ये पूर्णता भ्रष्ट बना देती है, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है। क्योंकि जो शक्ति है ये विविध समूहों में विभाजित हो जाती है, इसीलिए क्या होता है? शक्ति भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति पूर्णता भ्रष्ट बनाती है। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएंगे डेविड ईस्टन, वी पैरेटो, जी मोस्का तथा रॉबर्ट मिचल्स। ये लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित हैं। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं मोस्का, पैरेटो तथा मिचल्स। निम्नलिखित में से कौन एक वोट देने की पद्धति मतलब कि भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है? तो हो जाएगी बहुल वोट पद्धति। कौन इस विचार के समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए? तो हो जाएंगे विल किमलिका। नेक्स्ट है जो प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत है इससे संबंधित है जॉन स्टुअर्ट मिल, जोसेफ शुम्पीटर संबंधित है प्रजातंत्र के नव उदारवादी सिद्धांत से, मिचल्स संबंधित है प्रजातंत्र के अभिजन सिद्धांत से तथा मैकफर्सन संबंधित है प्रजातंत्र के आनुभविक सिद्धांत से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेटिक थियोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हो जाएंगे C.B. मैकफर्सन। निम्नलिखित में से किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया है? तो ये हो जाएंगे C.F. मैकफर्सन। कौन इस विचार का समर्थन करते हैं कि अभिजन तथा राजनीतिक प्रजातंत्र ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है? ये हो जाएंगे कार्ल मैनहीम। नेक्स्ट है यह विचार किसका है कि प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है? तो ये संबंधित है रूसो।
किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो ये हो जाएंगे टीवी स्मिथी। तो टीवी कहाँ पाई जाती है? घर में पाई जाती है। मतलब हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में टीवी जरूर देखते हैं। तो टीवी स्मिथ संबंधित है जीवन शैली से, याद रखिएगा। इस विचार की वकालत किसने की है कि जनता का शासन एक कल्पना मतलब कि मिथ है तथा कुछ लोगों का शासन हकीकत है? तो ये संबंधित है अभिजनवादी से। सभी शासन शिक्षा की एक पतित है, ठीक है, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है। इसलिए जो श्रेष्ठतम शासन होता है वही स्वशासन है, जो कि लोकतंत्र है, ठीक है। यह कहा गया था सीडी बॉन्स के द्वारा। सुम्पीटर तथा डहल के द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या मानता है? कि जो व्यक्ति है ये एक उपयोगिताओं का उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्शपरक सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो ये है मैकफर्सन। नेक्स्ट है प्रजातंत्र। यह जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार होती है, ठीक है। यह अब्राहम लिंकन के द्वारा यह जो भाषण दिया गया था, कहाँ दिया गया था? तो ये दिया गया था गेट्सबर्ग में। नेक्स्ट है प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए, तो लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, संविधान के लक्ष्य के प्रति तथा सामान्य हित के प्रति। यह शासक दल की विचारधारा के प्रति की बात नहीं करता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये करे कि स्वतंत्रता और समानता दोनों ही प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है राजनीति के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये है आर्थर बेंटले। नेक्स्ट है नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, ठीक है। तो जो नौकरशाही है या संसदात्मक जो प्रजातंत्र है, इसका मूल्य है, ये कहा था किसने? हर्बर्ट मॉरिसन ने। लोकतंत्र के चिर सम्मत सिद्धांत के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, ठीक है। तो लोकतंत्र के जो चिर सम्मत सिद्धांत है, यह कहता है कि यह निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है, लोकतंत्र का चिर सम्मत सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रमुख लोकतांत्रिक सिद्धांतकार है। संरक्षक लोकतंत्र से संबंधित है जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम बात करते हैं संरक्षक लोकतंत्र की। जेएस मिल बात करते हैं विकासात्मक लोकतंत्र की। शुम्पीटर बात करते हैं लोकतांत्रिक अभिजनवाद के। रॉबर्ट डहल ये बहुलवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतकार हैं। नेक्स्ट है जो सुरक्षात्मक लोकतंत्र है, इससे संबंधित है जॉन लॉक। शास्त्रीय लोकतंत्र से संबंधित है अरस्तु। विकासात्मक लोकतंत्र से संबंधित है रूसो तथा पीपल्स लोकतंत्र से लेनिन संबंधित है। जो बहुल लोकतंत्र है इससे संबंधित है रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट है कथन और नेक्स्ट है लोकतंत्र पर मार्क्स के जो विचार थे उनके संबंध में कथन दिया है। तो मार्क्स कहते हैं कि प्रबोधन परंपरा में वे लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं। बिल्कुल सही है। जो बुर्जुआ लोकतंत्र है ये अवसरानुकूल बुर्जुआ आतंक में बदल जाता है। तो इसका दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है? तो ये हो जाएगा बहुलतंत्र। नेक्स्ट है उस शब्दावली को पहचानिए जो कि विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो बहस पर आधारित सहमत होती है, खुली और बल प्रयोग विहीन बहस होती है। इसमें विमर्शी लोकतंत्र में आदर्श भाषण दशा होती है लेकिन पूर्व नियत वरीयताएं नहीं होती, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य होता है ये मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य है। तो यह सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए है। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त श्वान सिद्धांत का आशय क्या है? कि निम्न सहभागिता सरकार के लिए बेहद संतोषप्रद होती है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है जॉन लॉक के द्वारा। नेक्स्ट है किसने कहा था कि लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है? क्योंकि जो लोकतंत्र है वह स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। ये कहा गया था मैकफर्सन के द्वारा। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांत पर। स्वतंत्र लोकतंत्र के निर्माण में बाधा क्या है? तो निरक्षरता तथा दूषित शिक्षा व्यवस्था। किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो ये किया टीएच ग्रीन ने। नेक्स्ट है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये निहित होती है जनता में। नेक्स्ट है प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है, तो वो हो जाएगी लोकतांत्रिक गणतंत्र। किसने लिखा है कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है? ये कहा है बर्क ने। तो बर्क करते हैं प्रपंच, तो इससे याद रखिएगा। किसने कहा था कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? ये कहा गया था सीले के द्वारा। किसने कहा कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया है लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो ये कहा गया था जे प्राइस के द्वारा। नेक्स्ट है लोकतंत्र में किसका कार्य हित स्पंदन है? तो ये है दबाव समूह का। नेक्स्ट है किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? तो ये हो जाएंगे रूसो। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है भाषण की स्वतंत्रता।
निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस की स्वतंत्रता होती है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की भी स्वतंत्रता होती है, लेकिन इसमें न्यायपालिका जवाबदेही होती है, विधायिका के प्रति ऐसा नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जो जनवादी लोकतंत्र है ये किससे संबंधित है? तो ये लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। जो प्रजातंत्र है यह शासन की वह पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है किसमें? तो यह है जनता में। रिपीटेड क्वेश्चन है। किसके द्वारा कहा गया कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? तो ये होती है सीले के द्वारा कहा गया है। कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो जो दबाव समूह है ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का शासन नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और शुरुआत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यह यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित था। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण कौन कौन से हैं? लोक निर्णय होना, आरंभक होना तथा प्रत्यावर्तन होना। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मैकाइवर। कब लिखी गई थी? 1952 में। यदि असमानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता तो साथ ही अति समानता की भावना से भी यह नष्ट हो जाएगा, ये कहा गया है अरेस्तु के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। लोकसभाएं होती हैं, इसमें जनमत संग्रह होता तथा आरंभक होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में। किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में माना है? तो हम लोगों ने क्या दिया था? जो टीवी होता है वो सबके घर में होता है, ठीक है। तो हम लोग अपने जीवन शैली में टीवी जरूर देखते हैं, ठीक है, डेली रूटीन में। तो एक जीवन शैली से कौन संबंधित है? टीवी स्मिथ। और न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माओ तुंगो। इनकी अदर बुक याद रखिएगा। बाकियों की बात करें तो ऑन कंट्राडिक्शन 1937 में प्रकाशित होती है। और माओ तुंगो चीन से संबंधित जनवादी क्रांति की स्थापना की थी इन्होंने, जिसमें इन्होंने मजदूरों के साथ साथ कृषकों का भी सहयोग प्राप्त था। कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? तो हो जाएंगे टेली रैन। नेक्स्ट है लोकतंत्र के बारे में कथन दिया है। इस बात से कोई इंकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह पर हम बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगे, यह तो मूर्खता होगी बिल्कुल, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। तो ये कहा गया है सीटी बंस के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? तो हो जाएंगे टॉकविले। किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? तो हो जाएंगे रॉबर्ट डहल। कौन से एक राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है? तो जो नागरिक समाज है ये राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है। चौथा है कौन? मीडिया, ठीक है। श्रमिकों, कृषकों और समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है उपाश्रित स्कूल से। परिभाषित शब्द सामाजिक लोकतंत्र किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये गढ़ा गया था समाजवादियों के द्वारा। समाजवादी सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं। किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक मूलक सिद्धांत पर बल दिया? तो हो जाएंगे R.A. डैहल। नेक्स्ट है जनतंत्र को वृहत और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचार क्या है? तो यह है विकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? तो जो प्रतिबद्ध नौकरशाही है ये उदार लोकतंत्र से नहीं संबंधित है। उदार लोकतंत्र में आता है विधि का शासन, मौलिक अधिकारों का प्रावधान होता है तथा राजनीतिक शक्तियों का विभाजन होता है। जो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है इसके प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत कौन है? तो इसमें हो जाता है कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। और जो हस्तक्षेप का सिद्धांत है ये व्यक्तिवाद पर आधारित है। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत कौन सा है? ये भी रिपीटेड है, कल्याणकारी सिद्धांत। किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है? तो हो जाएंगे R.A. नॉजिक। नॉजिक की प्रमुख कृति याद रखिएगा एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? तो जनमत दबाने से बचना चाहिए, ठीक है, जनमत को नहीं दबाना चाहिए। कल्याणकारी राज्य किसका मिश्रण है? तो ये उदारवाद तथा समाजवाद का मिश्रण है।